नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही। बीजेपी अपना घोषणा पत्र जनता की राय पर बनाना चाहती है। इसके लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम इंदौर में हुआ है। इसमें पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी पहुंची है। वहां उन्होंने 1 सेशन 1 इलेक्शन पर अपना पक्ष रखा है, साथ ही पार्टी के लिए एक नसीहत भी दी है। दरअसल बीजेपी नेता घोषणा पत्र को लेकर सुझाव मांगे हैं जाने को लेकर एक बैठक GSITS में आयोजित कराई गई थी। उसमें सुमित्रा महाजन ताई भी शामिल हुए हैं और लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस समय देश में 1 सेशन 1 इलेक्शन को लेकर बहस चल रही। इसके बीच पूर्व लोकसभा स्पीकर पद्म भूषण सुमित्रा महाजन ने कहा कि 1 सेशन 1 इलेक्शन पहले भी देश में होते थे। इसका एक पहलू ठीक है कि उसमें पैसा कम लगेगा और मेहनत लगेगा, लेकिन इसके लिए एक नियम भी ये बनाना चाहिए कि 5 साल से पहले चुनाव नहीं होने चाहिए। सरकार का समय फिक्स होना चाहिए जिससे मध्यावधि चुनाव की हालत न बने। लंबे समय के लिए आचार संहिता को लेकर भी विचार होना चाहिए, क्योंकि इससे विकास के कार्य तक रुक जाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोहार वासियों को बड़ी सौगात दी है। मां शारदा की नगरी से विख्यात मोहार के जिला बनाने की घोषणा की गई है। सीएम शिवराज ने कहा कि हम आज से ही मैहर को जिला बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसी बीच मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि मैहर जिला को बनाने की घोषणा कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि कमलनाथ कैबिनेट में मैहर को बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन बाद में सरकार गिर गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मैहर को जिला बनाने की घोषणा की है। नारायण त्रिपाठी लगातार अपनी ही पार्टी के खिलाफ हमला कर रहे हैं। मंगलवार को जन आशीर्वाद यात्रा मैहर पहुंची है। इस दौरान भी नारायण त्रिपाठी मौजूद नहीं थे, जबकि जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मैहर में मौजूद थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। शाह के मोर्चा संभालने के बाद बीजेपी को पॉजिटिव फीडबैक मिला है। सूत्रों के अनुसार अभी तक बीजेपी संगठन को नेगेटिव फीडबैक मिले थे, लेकिन शाह को मोर्चा संभालने के बाद संगठन को जो रिपोर्ट भेजी गई है उसका फीडबैक पॉजिटिव मिला है। एक तरफ चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संगठन लगातार पार्टी को मजबूत करने में जुटा हुआ है। आइए जानते हैं शाह के मोर्चा संभालने के बाद कौन से वो 5 काम है जिसके कारण बीजेपी को पॉजिटिव फीडबैक मिला है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन ने अपने बूथ स्तर पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। करीब 63,000 बूथ स्तर की नेटवर्क की लगातार फील्ड में उतारकर काम कर रही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए बूथ तक रोकने का काम कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लो ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। दरअसल उन पर 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का आरोप है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन द्वारा दायर किया गया हलफनामा एक तमाशा है। उन्होंने इंडिया टुडे को बताया कि मैंने अदालत को बताया कि यह हलफनामा जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचा है। मैंने अदालत से अनुरोध किया कि वह यह भी देखे कि लोन ने इस हलफनामे में क्या नहीं लिखा है। दरअसल यह हलफनामा एक तमाशा है। परंपरागत फूलों की खेती में कम होती कमाई को देखते हुए किसान मुनाफे वाली फसलों की खेती की तरफ रुख कर रहे। इसी कड़ी में किसान तरह तरह के फूलों की भी खेती कर रहे हैं। सरकार भी इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करे। बिहार सरकार भी किसानों को कंद फूलों की खेती पर तकरीबन 50% की बम्पर सब्सिडी दे रही। बिहार सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत कंद फूलों की खेती करने के लिए मिलेगा 50% अनुदान दे रही। सरकार की तरफ से प्रति हेक्टेयर इन फूलों की लागत 15 लाख रुपए रखी गई है। ऐसे में 50% सब्सिडी के हिसाब से किसानों को इसके लिए 7,50,000 रुपये मिलेंगे। नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। इसके लिए पूरी दिल्ली सजकर तैयार है। इस दौरान दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। DYP इलाकों में रूट डायवर्जन के चलते रेलवे स्टेशन में पहुंचने वाले लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क यात्रा का इस्तेमाल करने की बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करने के लिए सलाह दी। हालांकि अगर आप बाय रोड समय से रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहते हैं तो ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी जरूर देखें। यात्री को ध्यान रहे कि G20 समिट के दौरान 10 सितंबर को भी सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक अजमेरी गेट की ओर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर सड़क यात्रा प्रभावित रहेगी। इसके लिए यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे मेट्रो सर्विस का उपयोग करें। वहीं अगर आप सड़क के रास्ते से स्टेशन जाना चाहते हैं तो कुछ मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है, लेकिन टैक्सी या ऑटो इन रास्तों पर जाने की अनुमति तभी मिलेगी जब आप रेलवे टिकट दिखाएंगे। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से सनातन धर्म की तुलना कर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है।
उदयनिधि के बयान से कांग्रेस और टीएमसी खुद को अलग कर लिया। हालांकि उदयनिधि अपने बयान से पीछे नहीं हटने की बात कह रही। डीएमके के नेता पहले भी हिंदू और हिंदी को लेकर विवादित बयान देते हैं। उदयनिधि के दादा एक वरानिधि हिंदू विरोधी आंदोलन से ही बने थे। वरानिधि ने बाद में डीएमके के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी बने थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता की बहाली को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसे लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने दायर किया है। पांडे ने याचिका में कहा कि एक बार सांसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के साथ संविधान के अनुच्छेद 102 से 191 के तहत अपना पद खो देता है तो वह तब तक अयोग्य घोषित रहेगा जब तक कि कोई हायर कोर्ट से उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी नहीं कर देता है। याचिका में तर्क किया गया है कि एक बार आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कारावास की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्य खो दी थी। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी खोई हुई सदस्यता को वापस बहाल करने में सही नहीं की है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि लोकसभा अधिसूचना को रद्द किया जाए। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में बिकरू कांड के 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। बिकरू कांड से जुड़े गैंगस्टर मामले में 23 आरोपियों को कोर्ट ने 10 से 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। 7 आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने के बाद कोर्ट ने बरी किया है। मंगलवार से उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। विपक्ष आपदा, अतिक्रमण, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। राजधानी देहरादून में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने तेवर दिखा दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार को घेरने के लिए गांधी पार्क के धरना स्थल पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर आतंक फैला रही है। हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरना देने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार कोर्ट के आदेश की आड़ में अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है। वन विभाग ने सैकड़ों एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा के प्रकोप से जूझ रहा, लोग दाने दाने को मोहताज है। सैकड़ों लोग आपदा की चपेट में आकर जान गंवा बैठे हैं। ऐसे में सरकार का अतिक्रमण रोधी अभियान लोगों की प्रताड़ित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा के समय लोगों को राहत नहीं देकर प्रताड़ित कर रही। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एनडीटीवी राजस्थान चैनल लॉन्च के मौके पर एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पोगलिया से खास बातचीत के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अब राजस्थान बहुत बदल गया है। हर जगह राजस्थान की चर्चा हो रही है। हमने कुछ तो किया होगा। जो चर्चा हो रही है, हमने कई ऐसे काम किए हैं जो अन्य राज्यों में नहीं हुए हैं। लोगों का हेल्थ कार्ड बनाया है। छात्रों के लिए राज्य में पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। एजुकेशन से लेकर हेल्थ तक हमने हर क्षेत्र में काम किया। सामाजिक सुरक्षा पर भी बहुत काम किया है। आईटी और सोलर ऊर्जा तो हम नंबर 1 है, जबकि पहले राजस्थान पिछड़ा हुआ करता था। बदल नहीं रहा, राजस्थान बदल चुका है। अब हमारा टारगेट 156 सीटें जीतने का है। मोदी जी का नाम राजस्थान में नहीं चलने वाला है। राजस्थान में गुड गवर्नेंस है। सत्ता विरोधी लहर राजस्थान में नहीं, जनता सरकार की रिपीट करने के मूड में है। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले विदेशी नेताओं के आधिकारिक निमंत्रण के पारंपरिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत के इस्तेमाल से राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई है। विपक्षी नेताओं ने इस कदम की आलोचना की है और इसे उनके 28 पार्टियों के गठबंधन से जोड़ा है, जिसका नाम इंडिया है। वहीं भाजपा ने सवाल किया कि कुछ पार्टियां देश के सम्मान और गौरव से जुड़े हर मुद्दे पर आपत्ति क्यों करते हैं। निमंत्रण में इस्तेमाल शब्दों पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की ओर से आई है, जिन्होंने पूछा कि अगर विपक्षी गठबंधन खुद को भारत कहने का फैसला करता है तो क्या सत्तारूढ़ दल देश का नाम बदलकर भाजपा कर देगा। केजरीवाल ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। यह हो रहा है सिर्फ इसलिए कि कई विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया है और इसे इंडिया कहा है। क्या केंद्र देश का नाम बदल देगा। देश 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का नहीं है। अगर गठबंधन का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए तो क्या वे भारत का नाम बदलकर बीजेपी कर देंगे। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।